हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम हिंदी पे टॉप 200 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 6 वीडियो पहले आ चुके हैं। ये 7वां वीडियो है। इससे पहले हमने 140 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिसमें कि आज 30 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। बाकी आगे आने वाली क्लास में भी 30 क्वेश्चन करके इस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वन बाय वन मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगी, डिस्कस करूंगी और आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाई देते हुए चलेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। ए सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए। आप देख सकते हैं कि दो सरल वाक्यों को किंतु से जोड़ा गया है, तो ये कैसे वाक्य हो जाएंगे? जब दो सरल या मिश्र वाक्यों को कोई संयोजक बीच में जोड़ देता है तो वो आपके संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। किंतु, अथवा और ये सब लग के जो अगर दो वाक्य जुड़ जाते हैं तो वही आपका हो जाता है संयुक्त वाक्य। तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। ठीक है, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। ए प्रमाणी प्लस क, बी प्रमाण प्लस इक, सी प्रा प्लस माणिक, डी प्रमा प्लस आड़िक। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, बहुत आसान है। बी इज द राइट आंसर। प्रमाण प्लस इक ही प्रमाणिक होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? ए फर्राटा, बी अड़ियल, सी उच्चतर, डी घुमक्कड़। आप देखेंगे तो फर्राटा, अड़ियल, घुमक्कड़ इस तरह के सारे शब्द ये आपके देशज के हैं, तो ये सारे देशज प्रत्यय वाले हैं। उच्चतर आपका तत्सम का शब्द है, तो यही अलग हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ए उच्च, बी आकाश, सी अनि और डी सिख। ठीक है, तो देखिए कौन सा होगा। जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। उच्च होगा, उच्च का तद्भव ऊंचा होता है। जहाँ तक आकाश, अनि और सिख की बात है तो ये सारे आपके तद्भव शब्द हैं। अगर आकाश का हम तत्सम देखें तो अकार्य होता है, अनि का अड़ी होता है और सिख का शिष्य होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ए दक्षिण, बी खटवा, सी खरजूर, डी घड़ा। अब यहाँ पे तद्भव बताना है। देखिए, डी इज द राइट आंसर। घड़ा होगा, घड़ा का तत्सम घट होता है। बाकी अगर अब दक्षिण, खटवा, खरजूर की बात करें, ये सारे तत्सम है। दक्षिण का दाहिना हो जाता है तद्भव, खटवा का खाट और खरजूर का खुजली होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? ठीक है, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ए क्रुद्ध, बी क्रोध, सी क्रोधी, डी क्रोधित। बताइए कौन सा होगा। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। क्रोध होगा। जहाँ तक क्रोधी की बात है वो विशेषण होगा और क्रोधित आपका ये क्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी क्रिया और डी प्रत्यय। लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? जाहिर सी बात है, संज्ञा के ही आधार पर होगा। ए इज द राइट आंसर, संज्ञा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वनस्पति का आहार करने वाला वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है? ए फलाहारी, बी शाकाहारी, सी वनस्पत्याहारी, डी निराहारी। देखने से ही आप बता सकते हैं जो वनस्पति का आहार करेगा, जी हाँ, वो वनस्पत्याहारी। सी इज द राइट आंसर। जहाँ तक फलाहारी की बात है तो जो फल का आहार करता है वो फलाहारी, जो शाक का आहार करता है वो शाकाहारी, जो आहार नहीं करता वो निराहारी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपाद मस्तक शब्द के लिए एक वाक्य है। ए वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, बी वह जो पैरों से पान करता है, सी पैर से मस्तक तक और डी सिर का मुकुट। ठीक है, तो देखिए अगर आप देखें आपाद मस्तक, जी हाँ, सी इज द राइट आंसर होगा। पैर से मस्तक तक होगा, यही होता है। जहाँ तक एक ही बात है, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों आप्त काम कहते हैं। वह जो पैरों से पान करता है पादप बोलते हैं। सिर का मुकुट सिरमौर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता उसे चुनिए। ए इंद्र, बी सिंह, सी ब्राह्मण, डी सूर्य। अगर आप देखें तो इंद्र, सिंह और आपका सूर्य ये सभी आपके अनेकार्थी में आ जाएंगे। ब्राह्मण अलग है, तो बी सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 पे।
विदूषक को देखकर दर्शकों ने खाली स्थान किया। इनमें से किस एक शब्द को रिक्त स्थान पर रख देने से वह वाक्य एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाता है। आपको दिए गए शब्दों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको सबसे सही वाक्य शब्द लिखना है जिससे कि जो वाक्य है उसका मतलब सही अच्छा अर्थ निकले। विदूषक को देखकर दर्शकों ने खाली स्थान किया। क्या किया? ए परिहास, बी ह्रास, सी अतिहास, डी अट्टाहास। क्या होगा सबसे सुटेबल वर्ड? जी हाँ, अट्टाहास। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, किस वाक्य में पूर्ण द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? ए मोर नाच रहा है, बी महेश रूढ़ हो गया, सी राम ने रावण को मारा, डी ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। द्विकर्मक मतलब दो कर्म, जिस वाक्य में दो कर्म आ जाएं, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा। अगर डी की आप बात करें तो कुत्ते को रोटी खिलाई, यहाँ पे कुत्ता और रोटी दोनों ही कर्म है तो यहाँ दो कर्म आ गए, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? ठीक है, ए शिशु सो रहा है, बी बालक क्रिकेट खेल रहे हैं, सी छात्र किताब पढ़ रहा है और डी छात्रा डायरी लिख रही है। अकर्मक और सकर्मक, जहाँ पे क्रिया का फल सीधे सीधे कर्ता पे पड़ता है वो अकर्मक, जहाँ पे क्रिया का फल कर्ता पे न पढ़ के कर्म पे पड़ता है, क्रिया कर्म साथ आते हैं, वो सकर्मक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए इज द राइट आंसर। शिशु सो रहा है, सोने का इफेक्ट शिशु पड़ा, शिशु करता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई, बाकी सब आपके सकर्मक हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। जी हाँ, रचना की दृष्टि से मैंने पढ़ाया है, सबसे पहली क्लास है। रचना की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक सकर्मक आपको अभी मैंने बता भी दिया क्या होता है। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। दो हैं, कौन कौन से? अकर्मक और सकर्मक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ए देवरिया, बी मिर्जापुर, सी इलाहाबाद और डी बलिया। अगर आप देखिए तो देवरिया, मिर्जापुर और बलिया ये सारे भोजपुरी के हैं। इलाहाबाद में अवधी बोली जाती है, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। खड़ी बोली कहाँ नहीं बोली जाती है? ए मेरठ, बी सहारनपुर, सी मुरादाबाद और डी आगरा। ठीक है, अगर आप देखें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, दिल्ली एनसीआर, ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर में खड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। आगरा में खड़ी बोली नहीं, ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पे। प्राचीन कोसल क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है, ए भोजपुरी, बी अवधी, सी बघेली, डी मैथिली। प्राचीन कोसल मतलब अवध को, अवध मतलब अयोध्या को ही कहा जा रहा है। ठीक है, प्राचीन समय में कहा जाता था कोसल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बी इज द राइट आंसर। अवधी होता है अवध का। यहाँ अब मैंने आपको बोली वाले वीडियो में उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की जगह उत्तर प्रदेश के 19 राज्य गलती से बोल दिया। एक्चुअली वो मुंह से मेरे गलती से निकल गया है, दिमाग में ज़िला था और मुंह से राज्य निकल गया। तो ये बहुत परेशान होने वाली बात नहीं है। जाहिर सी बात है, जब मैं उत्तर प्रदेश राज्य बोल रही हूँ तो उसी में 19 राज्य तो मैं नहीं कहूँगी, ये गलती से मेरे मुंह से निकल गया है, तो इसके लिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में अवधी बोली जाती है, यही है। वहाँ पर भी मेरा कहने का मतलब यही था और यहाँ भी मैं आपको यही बता रही हूँ। ठीक है, तो वो अपना आप क्लियर कर लीजिएगा। तो 18 का राइट आंसर है बी अवधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अवधी बोलने वालों का क्षेत्र है, ए वाराणसी, बी पटना, सी लखनऊ, डी अलीगढ़। अगर आप ध्यान दें कौन सा है? जी हाँ, लखनऊ है। सी इज द राइट आंसर, लखनऊ है। और जहाँ तक मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूँ, ये बोली वाला एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। बाकी आपको जहाँ भी मैटर मिले बढ़िया, आप बोली वाला, भाषा वाला ये जो है टॉपिक, उससे क्लियर कर लीजिए कि कहाँ पर क्या बोला जाता है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क ग ज फ, ध्वनियों पे ध्यान दीजिएगा। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ए संस्कृत की, बी अरबी फारसी की, सी अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की। बताइए, इस तरह की जो होती हैं, जो आप देखते हैं नीचे बिंदी लगी होती है, क ग हो गया, ठीक है, फ ज ऐसे बोलते हैं,
ये सब किसकी है? देखने से पता चल रहा है, आपको ध्वनि से भी पता चल जाएगा। जी हाँ, ये अरबी फारसी की होती हैं। ठीक है, अरबी फारसी से ये हिंदी में आ गई हैं, हम लोग इसको बोलते हैं या कहीं कहीं लिखने में यूज़ करते हैं। तो ये बी इज द राइट आंसर, अरबी फारसी की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। य किन वर्डों के संयोग से बना है? ठीक है, ए ज प्लस इया, बी आधा ज प्लस इया, सी ज प्लस ध और डी है ज प्लस न्य। ध्यान दीजिए, य पूछा जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका? बी होगा। किसको पूछा है? य को पूछा है। ध्यान दीजिए, यह आपका आधा ज और प्लस इया जो है इसी से बनता है, ये एक संयुक्त वर्ड है आपका य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है ए 8, बी 9, सी 11, डी 14। बहुत आसान है। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। और ध्यान रखिएगा, स्वर 11 होते हैं, मात्राएं 10 होती हैं। स्वर और व्यंजन का भी वीडियो बना हुआ है, वर्णमाला का 2 क्लासेस है उसमें, आप चाहें तो उसे वहां से देख के बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। च वर्ग का उच्चारण स्थान, च वर्ग का पूरा पूछ रहा है, उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी मूर्धा। वैसे तो आप ये सब याद कर लीजिए, मैंने वर्णमाला में आपको बताया है, बाकी आप बोल कर भी देख सकते हैं। च, जब च बोलते हैं आप च, तो आप देखते हैं इफेक्ट, आपका जो जीभ है वो यहाँ तालु, ये जो आपका होता है ऊपर की छत, उसको तालु बोलते हैं, उसी को टच करती है, उसी के स्पर्श से बोला जा रहा है। तो ये आपका ए इज द राइट आंसर, तालु होगा। बाकी आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। पूछ रहा है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। ए इज द राइट आंसर, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता, निरर्थक वे जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह है ए साधारण वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्रित वाक्य, डी इच्छावाचक वाक्य। अब इतना मैंने आपको सब बता दिया है, एक वीडियो भी बना, आप क्लियर बता सकते हैं। देखिए, 2 सरल वाक्य को एक संयोजक और जोड़ रहा है, चाहे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 पे। व्यवहार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। व्यवहार के आधार, देखिए 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, मिश्रित वाक्य को पहचानने की शॉर्ट ट्रिक है ये। अगर आपको यदि और तो दोनों मिल गए वाक्य में, समझ जाइए सीधे सीधे वो क्या है, मिश्रित वाक्य है। यहाँ पे आया यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, यदि तो ये आपका हो जाएगा मिश्रित वाक्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। ए मधुर भाषण वाणी का तप है, बी कटु वचन मन को आहत करता है, सी छी कितनी गंदी बात है, डी गंदगी सदैव हानिकारक है। ठीक है, जिन वाक्यों में हमें आश्चर्य का, दुख का, हर्ष का, ठीक है, संबोधन का या शोक का, घृणा का, इस तरह का भाव हमें मिले वे विस्मय बोधक वाक्य होते हैं। तो आप देख सकते हैं सी छी कितनी गंदी बात है। ठीक है, तो यही आपका विस्मयवाचक वाक्य है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए ची, बी चिर, सी यू, डी आयु। बताइए चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, बी इज द राइट आंसर, चिर होगा। चिर प्लस आयु चिरायु होता है। अब आ गए हम हमारे क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ए मिलान, बी सुपुत्र, सी अधर्म, डी सुकर्म। अगर आप देखें सुपुत्र, अधर्म और सुकर्म सब में आपका उपसर्ग लगा है। सुपुत्र में सु, अधर्म में अ, सुकर्म में सु। आप देखें मिलान में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, बल्कि यहाँ प्रत्यय लगा है, मिल प्लस आन मिलान हो गया। तो ए इज द राइट आंसर। हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, डिकोड एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो भी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।